सत्ता के संघर्ष के अंतिम चरण का अंतिम रण और उसके लिए प्रचार थम गया है। 1 तारीख को मतदान होना है 57 सीटों पर, 8 राज्यों की 57 सीटों पर। और हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, आशुतोष कुमार, जहां बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, जिसमें राजधानी पटना की भी दोनों सीटें हैं। इसके साथ ही लखनऊ से रजनीश पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रांची से माफ करेंगे, झारखंड के गोड्डा से मधुकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर आखिरी दौर में चुनाव होना है। निशिकांत दुबे वहां से उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा इस दौर में 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान होना है। रजनीश, आखिरी चरण और आखिरी रण। आनंद जी, जिन 13 सीटों की आप चर्चा कर रहे हैं वो रण इसलिए मशहूर हो जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद दावेदारी बनारस में है, जहां पे चुनाव होना है। और वो ये क्षेत्र है जहां योगी का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। चाहे हम गोरखपुर की बात करें, कुशीनगर की बात करें, देवरिया की बात करें, वो क्षेत्र है जहां माना जाता है कि योगी का अपना गढ़ है। तीसरी बात चर्चा कर ले कि अनुप्रिया पटेल, ये तमाम सीटें हैं जहां पे बड़े लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और अंतिम चरण के मैदान में अलायंस के लोगों ने भी ताकत झोंका। खुद प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, उनके साथ डिम्पल यादव रही। और खुद यहां के मैदान में योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से मत दिए, क्योंकि उनको भरोसा है कि चूंकि हमारे चुनाव लड़ने से जो अगल बगल की सीटें हैं वहां हमारा अच्छा प्रभाव रहेगा। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है, तब जब भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जीतने की दावा करे। एक सीट गाजीपुर, जहां पे उस समय बसपा के खाते में चली गई थी अफजाल अंसारी, जो इस समय समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है। तो ये सीटें हैं, लेकिन चूंकि 2019 के परिणाम पे जिस सीटों पे चुनाव होने जा रहा है वहां पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत शानदार दखल रहा। चाहे हम चंदौली की बात करें, मिर्जापुर की बात करें, सोनभद्र की बात करें, भदोही की बात करें, तो ये वो सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का पहले से रहा। लेकिन वो सीट, जिस सीट की मैं चर्चा कर रहा हूं, गाजीपुर सीट दोनों के लिए ना की प्रतिष्ठा बनी हुई है, क्योंकि 2019 के लोकसभा के चुनाव में मनोज सिन्हा को करारी शिकस्त खानी पड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी का मिशन 80 तभी पूरा होगा जब भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती है, जो 13 सीटें होती हैं, 13 सीटों पे चुनाव फतह करती है। लेकिन चूंकि पूर्वांचल गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, इंडिया अलायंस का गढ़ रहा है, 2022 के अगर विधानसभा चुनाव की चर्चा इसी बहाने कर लिया जाए तो अच्छी पकड़ रही है। तो चैलेंज दोनों तरफ से है, दावा दोनों तरफ से है, दावे प्रति दावे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किसके फेवर में मतदाता मतदान करते हैं। जी आनंद, बिल्कुल, किसके फेवर में मतदाता मतदान करते हैं वो 1 तारीख को ईवीएम में बंद होगा और 4 तारीख को खुलेगा, तो सब साफ होगा। पटना का रुख करते हैं, आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार का रुख करते हैं और इस दौर में पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम, नालंदा और जहानाबाद, ये 8 सीटें हैं। आशुतोष, मुकाबला बड़ा रोचक है इस 8 आखिरी दौर में। अंत भला तो सब भला, मुख्यमंत्री का भी गृह जिला है इस दौर में। बेशक आनंद जी, 8 सीटें हैं, 134 उम्मीदवार हैं और करीब 1 करोड़ 63 लाख मतदाता इन 8 सीटों पर उम्मीदवारों के भविष्य तय करेंगे। जहां तक सेंसिटिव सीटों की बात करें तो नालंदा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां से उन्हें जीत हासिल हो सके। जहां 3 प्रमुख सीटों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें बक्सर, काराकाट और जहानाबाद, इन तीनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से सेंसिटिव हो गया है। बक्सर की बात करें तो मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह के बीच सीधी टक्कर तो जरूर है, लेकिन आनंद मिश्र और ददन पहलवान भी आमने सामने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का वोट काटेंगे और दोनों गठबंधनों के वोट काटे जाने की वजह से किसका पलड़ा भारी होता है ये देखने लायक होगा। काराकाट की अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के मुकाबले में जो इंडिया गठबंधन के हैं उसके साथ साथ पवन सिंह भी एक तरह से परेशान कर रखे हैं।
तो यहाँ भी सेंसिटिव स्थिति बनी हुई है। जहानाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के खिलाफ सुरेंद्र यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं, लेकिन अरुण कुमार के निर्दलीय खड़ा हो जाने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो ये 3 सीटें सेंसिटिव है। जहां तक पटना की बात करें तो पटना में 2 सीटें हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा। पटना साहिब पूरी तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। रविशंकर प्रसाद के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, सामान्य रूप से रविशंकर प्रसाद निकल सकते हैं, लेकिन मीसा भारती मुकाबला दे रही है। हालांकि रामकृपाल यादव जिस तरह के नेता हैं उसका उन्हें फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और खास करके अगर मनेर की बात करें, बिहटा की बात करें, जिन इलाकों में आरजेडी का गढ़ है वहां भी राम कृपाल यादव से दवारी करने में कामयाब रहे हैं। तो काफी सेंसिटिव है 8 सीटों का यह चुनाव। और ऐसी स्थिति में बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए साफ तौर पे कहा है कि रील बनाने गए हैं प्रधानमंत्री और युवाओं को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। तो मुद्दे पूरी तरह डाइल्यूट हो गए हैं। बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है और प्रचार खत्म हो गया आखिरी दौर का। बिहार से आशुतोष वहां के बारे में बता रहे हैं। जरा झारखंड का रुख करते हैं। मधुकर आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुकर, गोड्डा में है निशिकांत दुबे, पिछले 3 बार से लगातार यहां पर चुनाव जीत चुके हैं, चौथी बार। और किस तरह का मुकाबला आप आखिरी दौर के इस चरण में देख रहे हैं झारखंड की इन 3 सीटों पर? देखिए आनंद, इस पूरे चुनाव में जो ये अंतिम दौर का झारखंड का चुनाव है, ये अपने आप में एक खास तरह का चुनाव माना जा सकता है। 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, राजमहल, गोड्डा और दुमका। मतलब मूल रूप से कहा जाए तो संथाल परगना की ये 3 सीटें हैं, जिसमें गोड्डा, अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो गोड्डा और दुमका, इन दोनों जगहों पर इंडी गठबंधन और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। गोड्डा में निशिकांत दुबे हैं और उनके खिलाफ प्रदीप यादव हैं। दूसरी तरफ दुमका में सीता सोरेन है और उनके खिलाफ नलिन सोरेन है, जो कि जेएमएम के कद्दावर नेता माने जाते हैं, शिबू सोरेन के मित्र माने जाते हैं। लेकिन राजमहल में थोड़ी बात उलट हो गई है। शिबू सोरेन के ही एक अन्य मित्र जो कि जेएमएम के विधायक भी हैं, उन्होंने बगावत करके और राजमहल से बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा होने का निर्णय लिया। इसके बाद से त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है वो सीधे तौर पर देखा जा रहा है। और ये साफ कहा जा सकता है कि लोबिन हेम्ब्रम, जो कि राजमहल से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे वोट काटने का काम करेंगे। और वो पूरी तरह से वोट जो होगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा, क्योंकि उस इलाके के वो बहुत ही कद्दावर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। और यही कारण है कि बीजेपी वहाँ से उम्मीद की किरण अपने लिए देख रही है, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी वहाँ से हारी थी। तो ऐसे हालात में लगातार जो है वहाँ बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किया है। और उसके बाद अगर दुमका की बात करें तो दुमका में एक तरफ बीजेपी की प्रतिष्ठा है, क्योंकि बीजेपी ने अपने उस कैंडिडेट को बदलकर, जो कि पिछले बार वर्तमान में सांसद हैं, उनको प्रत्याशी बनाया था, फिर उनको बदलकर सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाया। ऐसे हालात में अगर बीजेपी की हार होती है तो पार्टी के लिए बहुत भद्द पिटने वाली बात होगी। इसलिए बीजेपी ने पूरी तरह से जोर लगाया है, सीता सोरेन ने खुद भी जोर लगाया है। और दूसरी तरफ नलिन सोरेन को जिताने के लिए कल्पना सोरेन, चंपई सोरेन और तमाम जो कांग्रेस के आला नेता हैं वो लगातार लगे हुए रहे हैं। अब जो 1 जून को मतदान होना है, उसमें लगभग 52 लाख से अधिक मतदाता जो है इन 3 इलाकों में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अंतिम चरण है, इसमें जो 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, गर्मी यहाँ पर अजीबो गरीब है, शब्द में बयान नहीं किया जा सकता है। जो गर्मी पिछले 3 दिनों से यहाँ इस इलाके में पड़ रही है, और अभी भी आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ और 30 सेकंड के अंदर पूरा शरीर भीग जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे मतदान प्रतिशत को बरकरार रखा जाए या बढ़ाया जाए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के लोगों की टीम भी बूथों पर लगाई है, नींबू पानी की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये बातें सिर्फ बातें रहती है, क्योंकि आनंद जी, उस दिन जब हम लोग फिर आएंगे 1 तारीख को जब जुड़ेंगे तो इन बूथों पर किस तरह की व्यवस्था है उस पर भी उस दिन चर्चा होगी और आप बताएंगे कि जो दावे किए जा रहे थे उन दावों में कितना दम है। लेकिन रजनीश,
एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में साधना के लिए चले गए हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में चुनाव है, इसको लेकर किस तरह की चर्चा, बहुत संक्षेप में, ब्रेक पर जाना है। कोई भी होता है तो चर्चा में होना लाजमी है। केरल गए, जैसे कि आप खबर में बता ही रहे थे कि तेजस्वी यादव का ट्वीट आया है, अब अगला अखिलेश यादव का ट्वीट आएगा, क्योंकि जिस लोकसभा संसदीय क्षेत्र जीतने के लिए तमाम मशीनरी लगी थी, हालांकि वो केरल जरूर गए हैं, तो मीडिया का भी पूरा फोकस केरल में है। हाँ, क्या हो रहा है, क्या जा रहा है। हाँ, जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशुतोष आपका भी और मधुकर आनंद आपका भी। झारखंड की 3 सीटों के बारे में किस तरह का प्रचार रहा और वोटिंग की क्या तैयारी है, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि 1 जून को आखिरी चरण की हर एक खबर आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहिए। फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।